morning students, welcome to SST So Simple Tutorial। मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इंग्लिश समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो वीडियो यदि हिंदी में बनाते समझाते तो अच्छा होता। फिर मेरे कुछ साथियों ने भी सुझाव दिया कि हिंदी में वीडियो बनाने से ये ज़्यादा बच्चों तक पहुंच भी सकेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यह मेरे हिंदी में पहला वीडियो होगा। उम्मीद है कि ये आप सबको पसंद आएगी। अब जैसे जैसे इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा तो उसी को हिंदी में भी बनाने का प्रयास करूंगा। मेरा पिछला वीडियो हिस्ट्री का लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के थर्ड यूनिट द एज ऑफ रिवॉल्यूशन के सब यूनिट 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पे था। इसमें हमने देखा व्हाट इज रोमांटिसिज्म एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, अर्थात रोमांटिसिज्म क्या है और कल्चर ने किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग यानी राष्ट्रीय भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में योगदान दिया। आज हम अगला सब टॉपिक पढ़ेंगे, हंगर, हार्डशिप्स एंड रिवोल्ट। हंगर का मतलब भूख, हार्डशिप्स का मतलब कठिनाइयाँ और पॉपुलर रिवोल्ट का मतलब जन विद्रोह होता है। 1830 का दशक कठिनाइयों से भरा हुआ था। 19वीं सेंचुरी के पहले भाग में पूरे यूरोप की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। नौकरियां कम थी, रोजगार कम थे, रोजगार ढूंढने वाले ज़्यादा थे। गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगे। तो क्या शहर में काम आसानी से मिल रहे थे? ऐसा भी नहीं था। शहर के जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, मतलब उत्पादक थे, खासकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कपड़ा उद्योग में, उनका प्रोडक्शन या तो उनके घरों पे होता था या छोटे छोटे कारखानों में होता था। इससे सबसे ज़्यादा उन्हें ही कठिनाई हो रही थी। उनको इंग्लैंड से इम्पोर्टेड मशीन मेड कपड़े जो सस्ते होते थे उनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा था। अब तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। वहाँ बड़े बड़े उद्योग बैठ चुके थे और खासकर कपड़ों का उत्पादन दनादन हो रहा था। यही कपड़े यूरोप के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। तो वहाँ के छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी थी। इंग्लैंड के कपड़े मशीन से बने होने के कारण सस्ते होते थे, तो इस तरह उनके कपड़ों की मांग कम होने लगी। तो जब उनके काम पर ही खतरा मंडराने लगा तो वह दूसरों को रोजगार कैसे देते? यदि हम लेट 19वीं सेंचुरी के भारत का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। हमारे बाजार मैनचेस्टर के बने कपड़ों से पटे हुए थे। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले कपड़े इतने सस्ते थे कि हमारे बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। यूरोप के उन इलाकों में जहां अभी भी एरिस्टोक्रेट्स सत्ता में थे, वहां के किसान भी फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस मतलब जो जिम्मेदारियां उनकी थी, उनके बोझ तले हुए दबे हुए थे। तो यह सब हुए कठिनाइयां यानी हार्डशिप्स। अब हम लोग थोड़ा हंगर भी देख लेते हैं। आबादी बढ़ेगी तो अब हमें ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तो अनाज की मांग भी बढ़ी और मांग बढ़ी तो अनाज की कीमतें भी बढ़ी। मतलब यह हुआ कि अब खाने पीने की चीज़ों की भी दिक्कत होने लगी। अब ऐसे में यदि किसी साल फसल खराब हो जाती है तो शहरों में और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो जब इतनी परेशानी है, खाने की समस्या अलग, तो लोगों का गुस्सा तो कहीं फूटेगा ही। ऐसा ही 1848 में फ्रांस में हुआ। खाने पीने की कमी और बेरोजगारी तो थी ही, नाराजगी स्वाभाविक थी। जिस व्यक्ति को, याद करिए, लुई फिलिप को जुलाई रिवॉल्यूशन 1930 के बाद राजा बनाया गया, अगर वह उनकी परेशानी को दूर नहीं कर पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के राजा होने का क्या फायदा? पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया गया। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक होने की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी मेल को
वोट देने का अधिकार दिया और राइट टू वर्क की गारंटी भी दी और रोजगार मुहैया कराने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए सिलेसिया के विद्रोह की कहानी को समझेंगे। सिलेसिया एक प्रशियन प्रोविंस हुआ करता था। 1871 में यह जर्मन राष्ट्र का हिस्सा बना। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का यह एक बहुत बड़ा केंद्र था। सिलेसिया के बुनकरों ने 1845 में अपने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह क्यों कर दिया, तो इसे समझने से पहले बुनकरों और ठेकेदारों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। ठेकेदार बुनकरों को रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल देकर कपड़े बनाने का ऑर्डर देते थे, अर्थात ठेकेदार उन लोगों को काम देता था। पर जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि बेरोजगारी अपने चरम पर थी, काम पाने के लिए लोग बेताब होते थे, तो ऐसी विकट परिस्थिति का फायदा उठाते हुए ठेकेदारों ने उनकी मजदूरी कम कर दी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ अपने घरों से निकलती है और चलते हुए ठेकेदारों की हवेलियां पहुंच जाती हैं। वहां वे मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं, पर ठेकेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बुनकरों को धमकियां भी दी जाती हैं, तो फिर ये भीड़ उनके घरों में जबरदस्ती घुस जाती है और खिड़कियों, फर्नीचर और पोर्सिलिन की बनी चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। एक दूसरा ग्रुप उन लोगों के स्टोर हाउस में घुस जाता है और कपड़ों के भंडार को नष्ट कर देता है। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग जाता है। बाद में सेना बुलाई जाती है। सेना के साथ मुठभेड़ में 11 बुनकर मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। तो इस घटना को हम भूख और गरीबी के खिलाफ एक विरोध के रूप में देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिकेड ऑफ 1830 had brought great economic hardships in Europe. Support the statement with arguments. ये क्वेश्चन 2060 के बोर्ड में आया था और फिर ये एक सवाल फिर से रिपीट हुआ 2020 में। Why is it said that the 1830s were the years of great hardships in Europe? मतलब ये सवाल जो इससे बनता है बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, describe the revolt led by the Silesian weavers against contractors in 1845. यहाँ आप सिलेसिया के विद्रोह को बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगले क्लास में 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और कोई बात न समझ में आती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। टिल देन कीप रीडिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।